नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनको कोई पकड़ नहीं सकता, या फिर अगर किसी ने उनको पकड़ भी लिया झूठ बोलते हुए तो भी उनके मुंह से उस सच्चाई को नहीं जान सकता। तो दोस्तों उसी तरीके से कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो कि क्राइम कर देते हैं। जब पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनसे पूछताछ करती है तो सिंपल सी बात है, कोई भी क्रिमिनल कभी भी अपने गुनाह को कबूल नहीं करेगा या फिर पूरी तरीके से उस सच्चाई को बाहर नहीं लाएगा जिससे वो फंस सके। तो दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था कि पुलिस उन क्रिमिनलों से उन सच्चाई को बाहर लाने के लिए कई सारे तरीकों का यूज़ करती थी। जैसे कि वो उन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर देती थी, या फिर उन्हें वो इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, या उन्हें इतना ज़्यादा डरा देती थी कि वो मजबूर हो जाए सच बोलने के लिए। लेकिन ये सारे जो तरीके थे वो पूरी तरीके से कारगर नहीं थे, क्योंकि हो सकता है कोई निर्दोष हो और वो डर की वजह से ये कबूल कर ले कि उसने ये गुनाह किया है। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें कोर्ट में और कानून में बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। इस चीज़ की परमिशन नहीं दी गई है कि आप किसी को मार पीट के कोई भी जुर्म उससे कबूल करवाएं। तो दोस्तों आप लोगों ने कुछ टाइम पहले श्रद्धा वॉकर मर्डर केस के बारे में न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, जिसमें न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि श्रद्धा वॉकर का आफ्ताब पूनावाला ने मर्डर कर दिया और उसके 35 टुकड़े करके उसको कहीं पे फेंक दिए। पुलिस ने जब आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार किया तो उसने काफ़ी सारी चीज़ों को कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रह रही हैं जिसको वो सही तरीके से नहीं बता पा रहा है। और न्यूज़ के अकॉर्डिंग आफ्ताब ने ये बात कबूल भी कर ली है कि उसने ही श्रद्धा वॉकर का मर्डर किया है, लेकिन फिर भी पुलिस को अभी इसमें कुछ सारी चीज़ों का पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से ये मांग करी थी कि वो आफ्ताब पूनावाला के ऊपर नार्को एनालिसिस का यूज करे। तो दोस्तों अब आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि ये नार्को एनालिसिस होता क्या है। तो दोस्तों आराम से बैठ जाइए, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि नार्को एनालिसिस क्या होता है, ब्रेन मैपिंग क्या होती है और पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको आज ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टेस्ट में क्या होता है, एक क्रिमिनल होता है या एक कोई इंसान होता है जिसको एक चेयर पे बिठा दिया जाता है। उसके सामने 3-4 लोग होते हैं, एक तो डॉक्टर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है और कुछ पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं। तो उनके पास कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है और जो पुलिस वाले होते हैं वो मिलके उस क्रिमिनल से, उस व्यक्ति से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम ये समझ लेते हैं जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आपने खुद भी महसूस किया होता है, जब आप कोई बात सच बोल रहे होते हैं या आपके अंदर कोई डर नहीं होता तो आप नॉर्मल, आपकी जो ब्रीथिंग होती है, जो सांस ले रहे हैं वो नॉर्मल होती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और आपका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है और आराम से आप वो बात बोल देते हैं। लेकिन जब भी आप डरे हुए होते हैं या फिर आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आपकी सांसें थोड़ी तेज चलने लग जाती हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और आपको थोड़ा थोड़ा पसीना आने लग जाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो बॉडी में चेंजेस होती हैं। तो दोस्तों जो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, ये इन्हीं सारी चीज़ों को चेक करता है, देखता है कि जब भी आप कोई बात सच बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रही है, या जब आप कोई बात झूठ बोलते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, इंसान को चेयर पे बिठा दिया जाता है, उसके बाद उसकी उंगलियों पे 4 चिमटियां लगाई जाती हैं जिसको कि हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये इसका क्या काम होता है, ये इलेक्ट्रिक पल्सेस को रिसीव करता है बॉडी में। जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होती हैं। ये चिमटी क्या करती है, उसको रिसीव करती है और आगे जाके एक सिस्टम, एक लैपटॉप होता है, उसमें उस इंफॉर्मेशन को भेज देती है। और फिर इसके बाद पेट में एक निमोनिक टेप लगा होता है जो कि सांसों की गति को चेक करती है, मतलब कि हमारी सांसें कितनी तेज हो रही है, कितनी कम हो रही है, उन सारी चीज़ों को देखता है। उसके बाद हमारे हाथों पे एक ब्लड प्रेशर की मशीन लगी होती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को चेक करती रहती है। और जो चेयर होती है वो भी कोई आम चेयर नहीं होती, वो हमारी बॉडी की मूवमेंट को देखती रहती है। तो दोस्तों अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि जब भी हम किसी पुलिस वाले के सामने बैठेंगे तो अगर कोई इंसान सच भी बोल रहा होगा तो भी नॉर्मल सी बात है कि पुलिस वालों के सामने उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर जो वो सांस ले रहा है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जब भी किसी का पॉलीग्राफी टेस्ट होता है सबसे पहले उसको कंफर्टेबल किया जाता है, उससे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, या फिर आपके घर वाले क्या करते हैं, जो भी कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखा जाता है कि उन नॉर्मल क्वेश्चन पे उसकी शरीर की क्या स्थिति रही है, या फिर उसका ब्लड प्रेशर क्या रहा है,
है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और फिर उसके बाद उससे धीरे धीरे करके हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर चेक किया जाता है कि उन हार्ड क्वेश्चन पे पूछे जाने पे उनका ब्लड प्रेशर क्या रहा है या फिर बॉडी टेम्परेचर क्या रहा है या सांसों की रफ्तार में कितनी चेंजेस हुई हैं। इन सारी चीज़ों को देख के एक ग्राफ तैयार किया जाता है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों जो ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता है ये 100% सही नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है तो हो सकता है वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर ले और इस पॉलीग्राफी टेस्ट को चीट कर दे, जिसकी वजह से कोर्ट भी इस पॉलीग्राफी टेस्ट को मान्यता नहीं देता। मतलब कि आप इसको सबूत के तौर पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी केस को सुलझाने के लिए आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट काम करता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नार्को एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों नार्को एनालिसिस का ही यूज किया गया है आफ्ताब पूनावाला पे श्रद्धा मर्डर केस के बारे में और भी सारी डिटेल पता लगाने के लिए। नार्को टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को या क्रिमिनल को कुछ तरह की दवाइयां दी जाती है और एक इंजेक्शन लगाया जाता है सोडियम पेंटोथल का, जिसको हम ट्रुथ सीरम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसको भी ये दवाई दी जाती है वो आधी बेहोशी की स्थिति में चला जाता है और इसमें क्या होता है कि इंसान का जो लॉजिकल माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। मतलब सोचने समझने की शक्ति और एनालिसिस करने की शक्ति वो खत्म हो जाती है, जिसके बाद इंसान को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ज़्यादा सोच समझ नहीं सकता या फिर वो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता, वो एनालिसिस नहीं कर सकता इस क्वेश्चन का जवाब देने के बाद इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी ये टेस्ट होता है तो सबसे पहले कोर्ट से परमिशन ली जाती है, उसके बाद जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है उसकी भी परमिशन ली जाती है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये काफ़ी खतरनाक होता है। क्योंकि जो भी इसमें दवाई दी जाती है ये काफ़ी सोच समझ के दी जाती है, क्योंकि अगर ये दवाई ज़्यादा दे दी गई तो भी उस क्रिमिनल या फिर जिसके ऊपर ये ट्राई किया जा रहा है उसकी मृत्यु हो सकती है, और अगर ये दवाई कम दी जाती है तो हो सकता है कि वो इंसान उस अवस्था में ना जा पाए जिसके बाद वो सच बोल सकता है। तो दोस्तों जब भी किसी पेशेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें ट्राई की जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर उसके बॉडी की पूरी तरीके से जांच कर लेता है और देखता है कि इस इंसान को कितनी दवाई दी जाए, जिसके बाद पुलिस का काम आसान हो जाए और आसानी से वो सारी चीज़ों का पता लगाया जा सके। उसके साथ ही साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो कि इंसान की मनोदशा या फिर हम कह सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो इंसान किस टाइप का, ये सारी चीज़ों को भी पता लगाने के लिए एक डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट होता है। और साथ ही साथ और भी कई सारे लोग होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में काम करते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद पेशेंट को या क्रिमिनल को ये दवाई दी जाती है और उसको एक जगह लिटा दिया जाता है, और जब इंसान या वो क्रिमिनल आधी बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाता है उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो उनसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन करता है। सबसे पहले उनसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समझा जाता है कि उन आसान क्वेश्चन पे उसका क्या रिएक्शन होता है या फिर वो किस तरीके से जवाब देता है। उसके बाद उन आसान क्वेश्चनों के बीच केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर देखा जाता है कि वो उस पर कितना सच बोल रहा है और किस तरीके से बोल रहा है। तो दोस्तों जो ये तरीका होता है इसमें 99% सारे लोग सच बोलते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे इंसान का अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है और इंसान उन सारी चीज़ों का या बातों को, उन सारी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम सच बोलते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से इस दवाई को लेने के बाद इंसान वही बात बोलता है जो कि उसके दिमाग में सच के रूप में फीडेड है। तो दोस्तों इस तरीके से नार्को टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन मैपिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा माइंड होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होती हैं। इस टेक्निक का क्या काम होता है कि जब भी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी, हमारे माइंड में जब भी कोई हरकत होती है तो कुछ इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होती हैं। तो EEG की मदद से इन इलेक्ट्रिक पल्सेस को रिसीव किया जाता है और फिर उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है। तो इसके लिए हमारे माइंड पे 32 तरह के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो कि इन इलेक्ट्रिक पल्सेस को
कैप्चर करती है और उसके बाद सिस्टम पे उसको जनरेट करती है ग्राफ के रूप में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी कोई इंसान सच बोल रहा होता है तो हमारी माइंड पे एक तरह की इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होती हैं, और जब भी कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है, झूठ बोलता है, तो उसमें एक विशेष तरह की या एक अलग टाइप की पल्सेस जनरेट होती हैं जिसको हम बोलते हैं P300। तो दोस्तों इस ब्रेन मैपिंग की टेक्निक पे इंसान को किसी भी तरह की दवाई नहीं दी जाती, उसके बस उसके माइंड में कुछ तरह के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और वो उसको आराम से बिठा दिया जाता है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी भी तरह का वीडियो दिखाया जाता है, और फिर इसके बाद ये देखा जाता है कि उसके माइंड में या इलेक्ट्रिक पल्सेस में क्या चेंजेस हुई हैं। दोस्तों जितने भी मैंने आपको सारी टेक्निक बताई हैं, ये कोर्ट की परमिशन के बिना ये सारी चीज़ों को किसी भी क्रिमिनल के ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ जब भी किसी क्रिमिनल पे इन सारी टेक्निक का यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले उसका भी कंसर्न या उससे भी पूछा जाता है और उसको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद ही इस चीज़ का यूज़ उसके ऊपर किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए।